आर्टिकल्स हैं और एडिटोरियल्स हैं, उनका एनालिसिस है आज का 5 जून का। ठीक है, तो 5 जून का दिन आज वैसे भी इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, और इस बार इसका होस्ट है साउथ कोरिया। 5 जून को साउथ कोरिया होस्ट है। और आप इसका जो थीम है वो और देख लेना, एंडिंग टू प्लास्टिक पोल्यूशन है। ठीक है, तो ये पूछते रहते हैं यूपीएससी में, थीम्स वगैरह और इन्वायरमेंट डे वगैरह अब पूछने लग गए हैं। पहला आर्टिकल है जो कास्ट सेंसस से रिलेटेड है। आपको पता है कास्ट सेंसस होने वाला है, इसका स्टार्टिंग होगा अक्टूबर 2026 और 2027 तक हो जाएगा ये। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हमें जो फैक्चुअल चीज़ें पता होनी चाहिए वो ये है कि 1931 में जो लास्ट कास्ट सेंसस हुआ था अंग्रेजों के टाइम पे, उसके बाद जो कास्ट रिलेटेड डेटा है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का डेटा रहता है बस। ठीक है, उसी टाइम पे एक हिस्ट्री का इन्फॉर्मेशन है कि सेंसस बॉयकॉट संडे किया था कांग्रेस ने, 11 जनवरी 1931 को कास्ट सेंसस जब हुआ था। सेंसस बॉयकॉट संडे, ऐसी माइन्यूट सी इन्फॉर्मेशन आजकल यूपीएससी पूछने लग गई है। और उस टाइम पे सेंसस कमिश्नर थे हटन, जॉन हेनरी हटन। ठीक है, अब ये कास्ट सेंसस जो सेंसस हो रहा है ओवरऑल, उसी का पार्ट है कास्ट सेंसस। और सेंसस एक स्टेटूटरी एक्सरसाइज है सेंसस एक्ट 1948 के अंडर, और इसके कंडक्ट रूल्स किसमें है, सेंसस रूल 1990 के अंडर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट क्या है भाई कि जो आर्टिकल 82 है उसमें बोला जाता है कि हर सेंसस के बाद डीलिमिटेशन एक्सरसाइज होगी। तो जो हमारी डीलिमिटेशन एक्सरसाइज थी अभी वाली, जो लोकसभा की सीट फिक्स की गई हैं, वो 1971 पे फिक्स कर दी गई हैं। उसके बाद डेट बढ़ाते गए, है ना, क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर वगैरह लेने थे, तो डेट को बढ़ाते गए। और डेट एक बार बढ़ाई गई 1976 में, उसके बाद बढ़ाई गई 2001 में। तो ये दो बार इसकी डेट बढ़ाई गई, 1976 और 2001 में। और अब जो डेट थी वो ये थी कि 2026 के बाद जो भी सेंसस होगा, तो उस उसके बेसिस पे दोबारा से डिलिमिटेशन एक्सरसाइज की जाएगी। मतलब जो पार्लियामेंट की सीट्स हैं वो बढ़ा दी जाएंगी, है ना। बाकी जो इंटरनल डिलिमिटेशन है, वो एडजस्टमेंट, वो 2001 के बेसिस पे होता है। ठीक है, जे एंड के का 2011 के बेसिस पे हो रखा है, क्योंकि नया स्टेट बनाया भी है ना, 2011 का डेटा है हमारे पास। लेकिन जो सीट्स हैं लोकसभा की वो 1971 के बेसिस पे फ्रीज है। तो ये स्टैटिक इन्फॉर्मेशन थी। और कास्ट सेंसस से रिलेटेड जो स्टैटिक क्वेश्चन है कि कास्ट सेंसस के पॉजिटिव नेगेटिव, इसका मैंने टेलीग्राम चैनल पे एक क्वेश्चन डाल दिया है, तो उसको आप देख सकते हैं, वो आपको बहुत बेनिफिट करेगा। दूसरा आर्टिकल क्या था कि बायो हैप्पीनेस इन इंडिया, इससे रिलेटेड आर्टिकल था, क्योंकि आज इन्वायरमेंट डे है तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड आर्टिकल ज़्यादा आएंगे। बायो हैप्पीनेस का मतलब क्या है भाई कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो कितनी ज़्यादा है, उसके बारे में डेटा है कुछ। अब ये मेंस में यूज़ हो सकता है कि 2% एरिया है, लेकिन 8% ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हम इंडिया के पास है। वन ऑफ दी 7 मेगा डाइवर्स कंट्री है इंडिया। 4 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, टोटल 36 हैं, उसमें से 4 इंडिया के पास हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप मेंस में यूज़ कर सकते हो, आजकल प्रीलिम्स में भी आने लग गई है। बायोडाइवर्सिटी जो इंडिया का हेरिटेज है उससे रिलेटेड। ऑर्फन क्रॉप्स, इसमें एक टर्म यूज हुई थी, ऑर्फन क्रॉप्स, अपॉर्चुनिटी क्रॉप्स। ऑर्फन क्रॉप्स और अपॉर्चुनिटी क्रॉप्स क्या होती हैं भाई, ये वो जो लोकल क्रॉप्स होती है ना, मिलेट्स बाजरा वगैरह, ये सब चीज़ें जो उगाते हैं, वो उगाना बंद कर दी। क्यों बंद कर दी, क्योंकि हम वीट राइस और मेज इस ये डोमिनेंट सिस्टम की तरफ चले गए। ठीक है, कमर्शियली इनको ज़्यादा प्रमोट किया गया, तो बाकी सारी जो क्रॉप है उगाना बंद कर दी, इसलिए ऑर्फन क्रॉप्स। अपॉर्चुनिटी क्रॉप्स भी बोलते हैं इसको, कि भाई आने वाले टाइम पे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं ये। क्यों, क्योंकि ये इन न्यूट्रिशनली डेंस हैं, क्लाइमेट रेजिलियंट है, और लोकल इन्वायरमेंट के अडेप्टेबल हैं, जो बहुत ज़्यादा इनपुट्स नहीं चाहिए होते हैं इनमें। ठीक है, एनजीओ का रोल अगर आता है तो वहाँ पे एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन है, ये मिलर डाइवर्सिटी को प्रमोट करती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एनजीओ का रोल एग्रीकल्चर वगैरह में अगर पूछ सकता है। ठीक है, इंडिया के क्या इनिशिएटिव्स हैं मिलेट को लेके, यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डेजिग्नेट कराया था इंडिया के एफर्ट्स से। दूसरा श्री अन्न स्कीम है जो बजट में अनाउंस की गई थी। ठीक है, इंडिया को हब बनाएंगे मिलेट प्रोडक्शन का, और एक्सपोर्ट प्रमोशन करेंगे उसका। एवरीकर ग्रीन रेवोल्यूशन जो एम एस स्वामीनाथन जी बोलते थे, उसमें मिलेट वगैरह या फिर जो डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन को प्रमोट करेंगे। 3P एक प्रमोशन होता है, पीपल प्लानेट प्रॉस्पेरिटी, जो कि 3P आप कहीं भी लिख सकते हो, इससे पीपल का, प्लानेट का और प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी एवरग्रीन रेवोल्यूशन से। ठीक है, बाकी इसको आप डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स में भी इस आर्टिकल के वेरियस एस्पेक्ट्स को यूज़ कर सकते हो।
अगला एपोजोमिक से रिलेटेड आर्टिकल है। एपोजोमिक क्या होता है कि आपकी पूरी जो एनवायरनमेंट से जितना भी एक्सपोजर होता है उससे आपके हेल्थ को जो भी नुकसान होता है उसे एपोजोमिक्स बोलते हैं। ये टर्म्स वगैरह का भी पूछ लेता है यूपीएससी। डेली एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, ये क्या होता है कि आपका कितना नुकसान हुआ, आप बीमार पड़े उससे आपकी प्रोडक्टिविटी पे कितना नुकसान हुआ, उसको डेली बोलते हैं, डेली एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। डब्ल्यू एच ओ एक ग्लोबल बर्डन डिजीज रिपोर्ट निकालता है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन निकालती है, डब्ल्यू एच ओ, ग्लोबल बर्डन डिजीज रिपोर्ट। उसमें एनवायरमेंटल बर्डन डिजीज रिपोर्ट को भी इंक्लूड कर रखा है, तो कभी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम आप ऑप्शन में हो वो मत मार देना, डब्ल्यू एच ओ डिजीज से रिलेटेड डब्ल्यू एच ओ। ये मैंने बता ही दिया है 5 जून को क्या है, ये इसकी थीम है, ठीक है। अब क्या है कि एक और पॉलिसी इनिशिएटिव लिया है इंडिया ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए, कि इंपोर्ट ड्यूटी को 15% कम कर दिया है, लेकिन इसके कुछ थ्रेशोल्ड भी रखे हैं कि 25% इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा अगले 3 साल में, और अगले अगले 5 साल में 50%। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट उनको बढ़ाना पड़ेगा, और कुछ एक वैल्यू भी दी गई है उसके बराबर, तो ये इम्पोर्ट ड्यूटी लेस करेंगे। इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा, तो इंडिया में ईवी मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर रहे हैं। एक दूसरा आर्टिकल इसी रिलेटेड था, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। इसमें इंडिया का टारगेट है 47 गीगावाट का 2032 तक। इसमें क्या चीज़ है ना, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को हम क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के मद्देनज़र। तो रिन्यूएबल एनर्जी से क्या आता रहता है कि ग्रिड स्टेबल नहीं रहती, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी स्टेबल नहीं है, वो भी फ्लक्चुएटिंग है। तो ग्रिड की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हमें स्टोरेज एनर्जी चाहिए, एनर्जी का स्टोरेज चाहिए, जो कि बैटरी प्रमोट करेंगी। तो इंडिया ऑलरेडी इम्पोर्ट डिपेंडेंट है ना, बैटरीज के लिए, और जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो बैटरी में लगते हैं उसके लिए भी। तो इंडिया लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए ये टारगेट्स रखे गए हैं, ठीक है। और इंडिया, जैसे इंडिया का जो एग्रीमेंट कर रहा है क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, अभी अर्जेंटीना के साथ किया है इंडिया ने, और इंडिया ने एमएसपी मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप को भी ज्वाइन किया है इसी के मद्देनज़र, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं बैटरी एनर्जी स्टोरेज से रिलेटेड, ये आप यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे एनर्जी ट्रांजिशन, जो कल मैंने क्वेश्चन लिया था वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड एक आर्टिकल था। अब टेक्सटाइल को सस्टेनेबिलिटी से लिंक किया था इन्होंने। टेक्सटाइल सेक्टर में आपको डेटा ही पता होना चाहिए, इंडिया 6 लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, और हमने यूके के साथ एफटीए साइन किया, वहाँ पे इंडिया को बेनिफिट होगा टेक्सटाइल में। कस्तूरी कॉटन ब्रांड को हम प्रमोट करते हैं टेक्सटाइल सेक्टर में। और एक हमारी पीएम मित्रा प्रोमिनेंट स्कीम चल रही है, इसमें 5F अप्रोच है। 5F का मतलब क्या है, आप टेक्सटाइल से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आएगा ना, 5F अप्रोच को यूज़ करके लिखना आंसर मेंस में। फार्म से रिलेटेड जो भी इनिशिएटिव है, जो भी लैक्यूना है वो लिखना। फार्म से कहाँ जाती है, फाइबर में बनती है, तो फाइबर से रिलेटेड जो है। फिर फैक्ट्री में जाती है कपड़ा बनने के लिए, ठीक है। फैक्ट्री से कहाँ जाती है, फैशन, फैशन मतलब ब्रांडिंग वगैरह। फैशन से फिर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में फॉरेन। तो 5F अप्रोच है, इसको आप याद रखना, मेंस में आपके टेक्सटाइल रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें 5 पॉइंट आपके तैयार हो जाएंगे। इसमें एक स्टैटिक न्यूज़ ये थी, टैक्स प्रोसिल, कॉटन टेक्सटाइल को प्रमोट करने के लिए टैक्स प्रोसिल एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। ऑटोनोमस बॉडी है, नॉन गवर्नमेंट टाइप ही है, लेकिन 1954 में तो मतलब पहली ऑर्गेनाइजेशन थी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई थी। तो ये टैक्स प्रोसिल का आप थोड़ा पता होना चाहिए। अब इस आर्टिकल में क्या बात की है कि टेक्सटाइल सेक्टर का जो उसमें रीजनरेटिव फार्मिंग यूज़ करेंगे हम लोग, ट्रेसेबिलिटी मतलब उसको ट्रेस करेंगे उसके सप्लाई चेन में, और प्रोडक्ट सर्कुलरिटी मतलब आप सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ बढ़ोगे। इससे आप सस्टेनेबिलिटी से लिंक कर रहे हो टेक्सटाइल सेक्टर को, है ना। वही सारी बातें की गई हैं कि कैसे हमें ये पता होना चाहिए टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्कीम क्या है, इंडिया की क्या पोजीशन है, या ऑर्गेनाइजेशन टैक्स प्रोसिल क्या है, बस। ये जो रीजनरेटिव रीजनरेटिव फार्मिंग है, सप्लाई चेन को ट्रेस करना है, सर्कुलरिटी है, ये आप मेंस में इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हो। अगला आर्टिकल था एनवायरमेंटल क्राइसिस ऑफ इंडिया से रिलेटेड, है ना। इसमें भी वही सब बातें की गई थी जो जनरली आपको पता होती है एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ये थी कि पर कैपिटा हमारा जो एमिशन है वो 1.9 टन है, मतलब 2 टन पर ईयर के आसपास है, पर कैपिटा, ये याद रखना। और जो हमारा ओवरऑल है 3.12 बिलियन टन। तो पर कैपिटा में तो हम बहुत पीछे हैं, मतलब इस बार यूपीएससी में सवाल भी आया है प्रीलिम्स में पर कैपिटा से रिलेटेड। लेकिन हम ओवरऑल जो एमिशंस हैं उसमें हम दूसरे नंबर पे हैं चाइना के बाद, ठीक है। तीसरे नंबर पे, सॉरी, चाइना, यूएस, इंडिया। तो ये आपको पता होना चाहिए मेंस में लिखने के लिए डेटा, कि हाँ हमारा पर कैपिटा कम है लेकिन हमारा ओवरऑल एमिशन ज़्यादा है। तो हमें क्या करना है, हमें इसको क्राइसिस को कम करने के लिए क्लाइमेट रेजिलिएंट पॉलिसीज़ बनानी है, जैसे टेक्सटाइल सेक्टर के लिए ऊपर आर्टिकल में लिखा था। ये क्या चीज़ है, ये ट्रिपल थ्रेट्स हैं, कार्बन एमिशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस और पॉल्यूशन। तो कहीं भी यूज़ कर सकते हैं उसको, ट्रिपल थ्रेट्स। ट्रिपल थ्रेट के रूप में आप कहीं भी लिख दो, क्लाइमेट से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल ऐसे में लिखना है ट्रिपल थ्रेट,
तो एमिशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, पॉल्यूशन, एक्सटिंक्शन वगैरह हो रहा है, पॉल्यूशन आपको पता ही है दिल्ली में, कार्बन एमिशन से क्लाइमेट क्राइसिस हो रहा है, ठीक है। एक और आर्टिकल था, उसमें कुछ खास नहीं था, बस उसमें ये बात कही गई थी कि ग्लोबल वार्मिंग के जो मॉडल्स हैं ना, जो नापने के लिए यूज़ करते हैं, बहुत बड़ा आर्टिकल था यार, कुछ था नहीं, तो मैंने आपको सिंपल बता देता हूँ कि मॉडल रिलायबल नहीं है। कोई तो कह रहा है कि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर चुके हैं, कोई कह रहा है कि अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें अभी फोकस करना चाहिए मिटिगेशन और अडेप्टेशन पे। बाकी ये जो थ्रेशोल्ड का मामला है, इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, कहीं ना कहीं हमको डिविएट करता है हमारे एक्शन से। वो बात कही थी इस आर्टिकल में। ये 8वां आर्टिकल था, नेशनल पॉलिसी ऑन सीनियर सिटीजन का ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। अब इसमें इन्फॉर्मेशन आपको ये पता होनी चाहिए कि नेशनल काउंसिल फॉर सीनियर सिटीजन है, उसका चेयरमैन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस होते हैं। ये इन्फॉर्मेशन कभी भी प्रीलिम्स में आ सकती है। इसमें एक मेंस के लिए रिलेटेड इंपॉर्टेंट ये रख सकते हो कि अभी सीनियर सिटीजन का जो परसेंटेज है वो 8% या 8.3 के आसपास है। 2047 विकसित भारत का जो हमारा गोल है उस तक 20% हो जाएगा। तो इसके लिए हमें नेशनल पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। जो हमारी पुरानी पॉलिसी थी 2011 वाली, वो पुरानी हो चुकी है। अभी नए डिजिटल वर्ल्ड बन रहा है, डिजिटल इंडिया बन रहा है, तो उसमें डिजिटल इंक्लूजन की ज़रूरत है। तो उसी के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है। पुरानी पॉलिसी में हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इंटरजनरेशन बॉन्ड, है ना, मल्टी जनरेशनल होम बनाने की, ओल्ड एज होम बनाने की बात करी गई थी, वही बात लिखी हुई है यहाँ पे। दो पॉलिसी हैं ओल्ड एज से रिलेटेड। राष्ट्रीय वायुश्री योजना 2017 में लाई गई थी। ये कोई भी हियरिंग एड वगैरह असिस्टेड लिविंग डिवाइस प्रोवाइड प्रोवाइड करती है। सिटीजन सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड है, वहाँ से पैसा आता है इसका। और अलिम को एक पीएसयू है इसी मिनिस्ट्री की, वो ये इम्प्लीमेंट करती है। एक और पॉलिसी है इंटीग्रेटेड पॉलिसी फॉर सीनियर सिटीजन, या इसको पहले इंटीग्रेटेड पॉलिसी फॉर ओल्डर पर्सन भी बोलते थे। इसमें एनजीओ की हम हेल्प लेते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देते हैं, एनजीओ को पैसा देते हैं सीनियर सिटीजन के स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया सीनियर सिटीजन से रिलेटेड। अगला आर्टिकल ब्रिक्स से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री जी रियो में जाके, जो ब्राज़ील में हो रहा है, वहाँ पे अटेंड करेंगे। इसमें मेन स्ट्रेटेजी जान लो कि ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो चुका है, आपको पता है। तो एक्सपेंशन में कौन से नए मेंबर आए हैं? मिडिल ईस्ट से आए हैं ज़्यादा, और अफ्रीका से आए हैं, ये याद रखना, है ना। ईरान, और दूसरा ये भी रख लेना कि मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज़ हैं, ईरान, यूएई, सऊदी, और अफ्रीका से कौन सा, इजिप्ट, यूथोपिया और इंडोनेशिया अभी ऐड हुआ है 25 में। इसी से रिलेटेड इस बार पीसीएस यूपीएससी में सवाल पूछा 2025 में। ये तो इसकी स्टैटिक खबर हो गई। अब क्योंकि प्रीलिम्स में सवाल आया, तो मेरे हिसाब से मेंस में एक सवाल आने वाला है ब्रिक्स से रिलेटेड कि इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। दूसरी डिबेट ये चल रही है कि G7 कंट्रीज जो है ना, उसके काउंटर में ब्रिक्स इतना तेजी से ग्रो कर रहा है। अभी 39% जीडीपी वर्ल्ड का है ना, वो ब्रिक्स की कंट्रीज ओन करती हैं, जबकि G7 30% ही ओन करता है, और 50% पॉपुलेशन। और ब्रिक्स की जो पॉलिसीज है ना, वो जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसकी जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे उसकी हेजेमनी को थ्रेटन करता है। जैसे नेशनल डेवलपमेंट बैंक है इसका, तो ये वर्ल्ड बैंक को थ्रेटन करता है। कंटेंजेंसी रिजर्व एजेंसी सीआरए है, ये आईएमएफ को थ्रेटन करता है। और ब्रिक्स का पेमेंट सिस्टम है, ये स्विफ्ट सिस्टम को थ्रेटन करता है। और डी डॉलराइजेशन की भी बात हो रही है, तो अमेरिका इसको बहुत क्लोजली वॉच कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये पूरी डिबेट आपको याद होनी चाहिए ब्रिक्स से रिलेटेड। कभी भी आर्टिकल आ सकता है, क्या इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है वो बता दिया मैंने, मेंबरशिप क्या है वो बता दी, ठीक है। मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, प्रीलिम्स में फिर दोबारा आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अगला आर्टिकल है, थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, बट इंडिया इसका प्रेसिडेंट बना है। तो 3 ईयर की टर्म के लिए 25 से 28 तक इंडिया एक प्रेसिडेंस बना है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज है, आईआईएएस, ये ब्रुसेल्स में है, 1930 में बना था। और डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो है हमारी, वो जाके इसमें रिप्रेजेंट करेगा इंडिया को। इंडिया इसका 3 साल के लिए प्रेसिडेंट बना है, बस इतना याद होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन से इसका कोई भी फॉर्मल अफिलिएशंस नहीं है, उसके साथ वैसे ही इनफॉर्मली काम करता है ये। तो ये थोड़ा पता होना चाहिए कि इंडिया इसका मेंबर बना है। और इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं, वो कंट्रीज भी होती हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट भी होते हैं, ठीक है। अगला आर्टिकल इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर से रिलेटेड था कि भाई मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लगेगा। आपको वो नहीं जानना, आपको मेन ये जानना है कि ये है क्या। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर 2023 में G20 जब इंडिया का होस्ट कर रहा था, इंडिया जब होस्ट कर रहा था, तब इसका फाउंडेशन हुआ था, वन बेल्ट वन रोड के काउंटर में। इसका कॉन्सेप्चुलाइजेशन, मतलब पहली बार इसके बारे में सोचा कब गया था, जब G7 कंट्रीज लंदन में मिली थी, ठीक है। वहाँ पे इन्होंने प्लान बनाया था, पार्टनरशिप फॉर ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। इसमें ये क्या कर रहे थे कि चाइना को काउंटर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लाएंगे, तो उसी का एक पार्ट है IMEC। और ये 2023 में G20 के साइडलाइंस पे अनाउंस हुआ था। इसका रूट देख लो भाई,
रूट क्या है इसका, मुंबई से जाएंगे, और ये रूट वाली कंट्रीज के जो पार्ट है ना, ये ऑलरेडी प्रीलिम्स में पूछ चुका है यूपीएससी। मुंबई से जबेल अली यूएई, ये पूछा था जबेल अली कहाँ है, यूएई। दूसरा क्या है, अल गुहायत, ये यूएई। हराद सऊदी अरेबिया, रियाद तो आपको पता ही होगा, तो रियाद हराद साउंड कर रहा है, उससे याद कर लेना। अल हदीता, ये याद कर लेना। तो आपको क्या याद करना है, जलेब अली आपको याद करना है, अल गुहायत ये यूएई में है, बाकी रियाद हरात सेम है, और हा से ही हदीता, अल हदीता ये सऊदी अरेबिया में। हाइफा पोर्ट पूछा हुआ है कितनी बार, इसराइल का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, ये इसराइल में है। और पेरिस ये ग्रीस में है, ठीक है। तो ऐसे मिडिल ईस्ट से होते हुए यूरोप से कनेक्ट कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो मेंस के क्वेश्चन और क्विज, इंटरेस्टिंग क्विज को जानने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी ऐसी करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।